तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरह का हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक हमारे पास हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा हो सकता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो दो तरह के रहते हैं। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था उसमें भी हमने यही कहा था कि हमारे पास टू बीकर्स रहते हैं, एक में होती है ऑक्सीडेशन और दूसरे बीकर में होती है रिडक्शन। इसी तरह से एक बीकर को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, तो दूसरे बीकर को हम कहते हैं रिडक्शन हाफ। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो तरह का पोटेंशियल रहता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। और दूसरी चीज़ हमने इसमें एग्जाम्पल की थी कॉपर की। जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है हमारे पास -0.34 वोल्ट्स, जबकि कॉपर का ही जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा +0.34 वोल्ट्स। तो यहाँ से हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं कि जो इनके रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स हैं, स्टैंडर्ड कह लीजिए, उस टाइम पे क्या है, इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनके जो साइन है वो साइन क्या है, ऑपोजिट। एक वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो दूसरी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इट इज़ नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो वो नेगेटिव रहेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में। अगर ये सब देखने में अभी समझ नहीं आ रहा है तो पहले लास्ट वीडियो लेक्चर्स को कवर करें, तो फिर आपको ये फर्दर कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ इक्वल एंड अपोजिट फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये चीज़। और हमने एक फाइंड किया था E0 सेल। हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि अगर हमें EMF ऑफ द सेल फाइंड करनी हो स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन मींस टेम्परेचर स्टैंडर्ड कर दीजिए 298 केल्विन्स, प्रेशर स्टैंडर्ड कर दीजिए, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कर दीजिए 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लीजिए। उस टाइम पे जो EMF है सेल की, और वी कैन से स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल कितनी आएगी, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। रहता है ना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, पहले एनोड लिखते हैं, राइट, फिर आता है एनोड का इलेक्ट्रोलाइट, एनोड का इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, राइट, कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे, सॉल्ट ब्रिज आएगा, फिर कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे, देन वी विल राइट दी कैथोड। ये चीज़ है ना। तो इस तरह के सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ एज कैथोड एक्ट करेगी, कौन सी चीज़ एनोड एक्ट करेगी। उनकी जो E0 वैल्यूज़ है, उनकी E0 वैल्यूज़ को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। तो देखिए, यहाँ हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस टेम्परेचर स्टैंडर्ड, प्रेशर स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड। लेकिन क्या होगा अगर टेम्परेचर बदल दिया जाए, टेम्परेचर स्टैंडर्ड ना होकर कुछ और हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर ना होकर कुछ और हो, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम EMF की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए, ये तो E0 सेल है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में सब कुछ फाइंड हो रहा है, स्टैंडर्ड है सब कुछ। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ना हो, अब जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिमेंबर, 2 बीकर्स हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा है, इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स एक्सटर्नल सर्किट में जुड़ी हुई हैं, राइट, इनमें रहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलिटिक
सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है वो हम कितनी अज्यूम करते हैं, 1 मोलर की। अगर हमारे पास ZnSO4 है तो वो भी 1 मोलर रहेगा। अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 तो वो भी कितना रहेगा, 1 मोलर। सो देखिए यहाँ हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, बट द थिंग इज कि अगर ये सब स्टैंडर्डाइज ना हो, अगर कंसंट्रेशन कुछ और हो, टेम्परेचर कुछ और हो, तब हम EMF फाइंड करेंगे। तो करेंगे कैसे, यही है हमारा आज का टॉपिक। सो याद रखिए कि अगर हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन या डिफरेंट टेम्परेचर पे EMF फाइंड करनी हो सेल की, तब हम यूज करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। We make use of Nernst equation, and this is very important topic of this chapter। मैंने आपको पहले ही बताया था कि Nernst equation जो है बहुत ही important है आपके सिलेबस में, फिर चाहे वो आपके बोर्ड्स हो, चाहे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हो, उस टाइम पे भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है ये नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन कहती है कि अगर EMF ऑफ द सेल फाइंड करनी है, E क्या है, EMF ऑफ सेल एट गिवन कंडीशंस, कि गिवन कंडीशंस हैं, कंडीशंस हमें गिवन रहेंगी, कितना टेम्परेचर, कितनी कंसंट्रेशन, सो दीज थिंग्स आर गिवन टू अस। किसके इक्वल रहेगा ये, E0 सेल के। E0 सेल क्या है, EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, की स्टैंडर्ड कंडीशंस पे EMF कितनी है, माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग concentration of products divided by concentration of reactants। मीन्स यहाँ देखिए समझिए कि अगर हमारे पास है Mn पॉजिटिव, हमारे पास क्या है Mn पॉजिटिव, N इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल सॉलिड में। यहाँ पे मेटल के आयंस हैं, मेटल आयंस, राइट। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल सॉलिड में। तो देखिए यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मीन्स इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। सो जनरली वी टेक द रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन ही लेंगे यहाँ पर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हम रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से पता कर सकते हैं, Mn पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। जैसे मैं कहूँ कि कॉपर 2 पॉजिटिव, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। इसी तरह से Mn पॉजिटिव है, N इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल सॉलिड में। और हमें पता है कि एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहती है, 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, N पॉजिटिव। जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा उस टाइम पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। और हमें पता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉल करे उस टाइम पे क्या होती है, रिडक्शन। तो ये हम जनरली लेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या हैं, मेटल, एंड यहाँ पे रिएक्टेंट्स की साइड पे क्या है हमारे पास, मेटल आयंस। तो इसी तरह से हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं और वे में, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मतलब मेटल इन द सॉलिड फॉर्म, कि जो मेटल है, मेटल की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेटल आयंस की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स। अब बात आती है R की, कि ये R क्या है। R है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखिए गैस कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यूज रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो R है हम R की वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब
टी क्या है? टी है हमारे पास टेम्परेचर, वैल्यूज रहेंगी उसकी केल्विन में। एन है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो इसी तरह से यहाँ n है, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो वहाँ हो तो रिडॉक्स रिएक्शन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा सामने वाला उतने ही इलेक्ट्रॉन्स तो गेन करेगा। तो यही चीज़ है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा है वो रहेगी वैल्यू ऑफ n, की टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर होता चलेगा कि हम n की वैल्यू किस तरह से लेते हैं। देन f है हमारे पास फैराडेज कांस्टेंट, f इज फैराडेज कांस्टेंट, वैल्यू है इसकी 96500 कूलम्स पर मोल। अब देखिए फैराडे कांस्टेंट हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास 1 मोल है, अगर हमारे पास 1 मोल है चार्ज स्पीशीज का तो कुल टोटल चार्ज कितना है। सो इट गिव्स अस द वैल्यू फॉर पर टोटल चार्ज पर मोल, की पर मोल कितना चार्ज है। This is the thing here. After that concentration of products है, concentration of reactants है, P है हमारे पास concentration of products, then here it is concentration of reactants, or what we can say concentration of metal divided by concentration of metal ions. अब देखिए यहाँ अगर हम नेचुरल लॉग को log to the base 10 में कन्वर्ट करना चाहें, we want to convert natural log to the log बेस 10। अगर हमारे पास कोई x क्वांटिटी है और उसका हमारे पास नेचुरल लॉग है, उसे हमें कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 में। उस टाइम पे इसके साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज 2.303। सो व्हाट वी कैन से नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 x, क्योंकि log टू द बेस 10 हमारे पास जनरल हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, तो हम यहाँ नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर सकते हैं log टू द बेस 10 में। तो क्या रहेगा ये हमारे पास ई सेल लिखने का और क्या मेथड हो सकता है, ई नॉट सेल, क्योंकि देखिए एग्जाम्स में आपको log टू द बेस 10 की वैल्यूज गिवन होंगी ना, तो अगर आपको log टू द बेस 10 वैल्यूज गिवन होगी तो वहाँ आप नेचुरल log वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हम log टू द बेस 10 में भी फॉर्मूला देखते हैं। तो क्या रहेगा, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ क्या वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.303 RT upon NF, it will remain as such। नेचुरल log की जगह क्या आ जाएगा, log to the base 10 concentration of metal, or we can say concentration of products divided by concentration of metal ions, or we can say concentration of reactants। One thing here, so इतना आपके लिए क्लियर है, I hope it is clear to you all। आफ्टर दैट अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आर हमारे पास क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये कांस्टेंट वैल्यू है। देन हमारे पास फैराडे कांस्टेंट एफ, यहाँ जो हम एफ यूज़ कर रहे हैं ये भी एक कांस्टेंट है, दैट इज़ 96500, ये भी कांस्टेंट है। और जो हमें टेम्परेचर है, मान लीजिए हमारे न्यूमेरिकल्स में कह लीजिए 95 to 96% जो टेम्परेचर हमें गिवन रहता है दैट इज़ 298 केल्विन्स। अगर इन सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को हम फिल कर दें तो क्या रहेगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू है हमारे पास 8.314, टी की वैल्यू अगर हमें 298 केल्विन्स गिवन हो, टी इज 298 केल्विन्स डिवाइडेड बाय एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे लिए वेरी करेंगे रिएक्शन टू रिएक्शन। एफ है फैराडेज कांस्टेंट दैट इज 96500 log टू द बेस 10
कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब देखिए अगर एग्ज़ाम में हमें 95 to 96% 298 केल्विन्स ही आ रहा है तो देखिए ये कैलकुलेशंस कितनी लंबी हो जाती हैं। तो अगर हम इन्हें पहले ही सॉल्व कर लें तो क्या रहेगा हमारे पास। देखिए जब हम ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, इन सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n will remain as such। तो हमारे पास आ जाएगा 0.0591। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, आर की वैल्यू हमने 8.314 फिल कर दी है और जो हमारे पास फैराडे है उसकी वैल्यू 96500 हमने फिल कर दी। ये हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ अगर फिल कर दी हैं, आई हैव रिटन द मैग्नीट्यूड्स हियर ओनली। तो जब हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को फिल करते हैं इन वैल्यूज़ में तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 0.0591। तो सब सॉल्व करके ही हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखिए, ये टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग है ये चीज़ कि अगर 298 केल्विन्स है आपके न्यूमेरिकल में तो आपको पता है यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशंस जो हैं थोड़ी इजी हो जाती हैं। सो इजी कैलकुलेशंस के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 298 केल्विन्स पे। लेकिन एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला करके जाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। हो सकता है कि जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन्स ना गिवन हो, 298 के अलावा कुछ आपको टेम्परेचर गिवन हो, तब उस टाइम पे टी में जो आपको गिवन टेम्परेचर है वो फिल करेंगे। अगर तो स्पेसिफिकली 298 केल्विन्स गिवन है तब तो ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, कैलकुलेशंस ईजी कर देता है, राइट। लेकिन अगर टी के अलावा कोई और मतलब कि टी की वैल्यू 298 केल्विन्स के अलावा कुछ और आपको गिवन है, उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये गलती मत करना कि कोई भी टी की वैल्यू हो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। नो, इट इज़ एप्लीकेबल जब टी की वैल्यू 298 केल्विन्स गिवन हो। तो बाकी अगर इसके अलावा कुछ और वैल्यू हो तो ये फॉर्मूला, नहीं तो ये फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूला के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो ये जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना आपको क्लियर होता जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशंस रहती हैं। अब देखिए एक और चीज़ आपको समझाते हैं कि लेट मी इरेज दिस। अब देखिए कई बुक्स हैं, देखिए ये जो हम ले रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन कोशेंट, दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन कोशेंट क्यू, ये क्लास 11 में आता है, दिस इज द रिएक्शन कोशेंट। अब देखिए कुछ बुक्स हैं जहाँ पे ये चीज़ लिखने की बजाय लॉग ऑफ दिस थिंग दे हैव सिंपली रिटन लॉग ऑफ क्यू। तो इस Q का मतलब क्या है, concentration of products divided by concentration of reactants, it is equal to the Q value, this is the reaction quotient। अब देखिए यहाँ पे P की कुछ वैल्यूज भी हो सकती हैं, like if I say 2 reactants हैं and they are providing us 3 products, तो इस टाइम पे जो Q है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, concentration of products power 3 divided by concentration of reactants power 2। तो देखिए ये आपको बस हल्का सा हिंट गिवन है कि जब भी हम नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं है सीधे सीधे हम कॉन्सेंट्रेशंस को लिखते चले जाएंगे, नो, उनकी कुछ पावर्स भी आएंगी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी इसके बाद। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये रखिए कि हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिन्हें हम यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स करते करते आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम नर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज़ करते हैं एंड फर्दरमोर उसे यूज़ करना कैसे है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल in which the following reaction takes place, and the reaction is nickel solid plus 2Ag positive
concentration is given 0.002 molar, it gives nickel 2 positive and the concentration is 0.160 molar plus 2 Ag solid. And then you are given with the value of E naught cell and the value of log 4. So see, in the question आपको बोला गया है कि EMF कैलकुलेट कीजिए और EMF कैलकुलेट करने के लिए आपको सेल ऑलरेडी गिवन है, सेल इज गिवन टू यू, राइट। अब देखिए यहाँ पे Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.002 और निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.160। अब देखिए दोनों ही कंसंट्रेशंस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ना ही वो 1 मोलर है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ेगी नर्स्ट इक्वेशन EMF फाइंड करने के लिए, राइट। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन से कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए निकल कन्वर्ट हो रहा है किस में, निकल 2 पॉजिटिव में, निकल इज बीइंग कन्वर्टेड टू निकल 2 पॉजिटिव। कैसे कन्वर्ट होगा, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Ag में। अब ये Ag में कन्वर्ट कैसे होगा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है निकल, इसलिए 2 Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे 2 Ag सॉलिड में। तो यहाँ पे हमें बैलेंस्ड इक्वेशंस की ज़रूरत रहती है, राइट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है निकल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू निकल 2 पॉजिटिव बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस रिएक्शन में हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे। And then what we have, Ag positive is being converted to Ag solid, means there is gain of electron. Gain of electron means reduction. Reduction कहाँ होती है, कैथोड पे। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि रिएक्शंस जो हैं उनसे क्या पता चलता है। फर्दर मोर हमें गिवन है कि जो Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.002 m एंड निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.160 m। वी नीड टू फाइंड द EMF। अब EMF फाइंड करनी है हमारे लिए E सेल किसके इक्वल रहेगा, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग E नॉट सेल माइनस। अब देखिए टेम्परेचर यहाँ हमें गिवन नहीं है कि कितना टेम्परेचर, हम किस टेम्परेचर वैल्यू पे ये रिएक्शन होगा। तो अगर टेम्परेचर ना गिवन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर गिवन नहीं है, उस टाइम पे टेम्परेचर क्या लिया जाएगा 298 केल्विन। ये चीज़ आप याद रखें। अब हमें पता है कि जब 298 केल्विन टेम्परेचर हो देन हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग, यहाँ पे आएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्या है, निकल 2 पॉजिटिव, तो यहाँ कंसंट्रेशन आ जाएगी निकल 2 पॉजिटिव की, दैट इज 0.160 m। एंड देन अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे हमारे पास सिल्वर है, तो उसकी वैल्यूज हम यहाँ फिल करेंगे। तो देखिए E नॉट सेल ये आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 2। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक सेल में लूज हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को हम मानेंगे हमारे n की वैल्यू। तो देखिए यहाँ n की वैल्यू कितनी रहेगी 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है 0.160 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है 0.002।
अब देखिए हमारे पास क्या है 2Ag पॉजिटिव, तो Ag पॉजिटिव के सामने कुछ कोएफिशिएंट है ना, जो भी इसका कोएफिशिएंट है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप सिर्फ 0.002 लिख दें, नो, ये चीज़ आपने नहीं करनी है। अब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो यू विल यूज 0.002 होल स्क्वायर, राइट। अब इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे सिंपली, और हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ जाएगी लाइक 0.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, हमारे पास है 0.160, जिसे हम लिख सकते हैं 16.0 इंटू 10 पावर -2। देखिए कितनी प्लेसेस जा रहा है, ये 1 2 प्लेसेस मूव कर रहा है डेसिमल, तो 10 की पावर क्या रहेगी -2, राइट, डिवाइडेड बाय 0.002 होल स्क्वायर। 0.002 होल स्क्वायर इज 4 इंटू 10 पावर -6। जो 0.002 का होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू रहती है 4 इंटू 10 पावर -6। अब हमें सिंपली इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। 1.05 0.0591 divided by 2 log, इट विल बी कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10। देखिए यहाँ पे है 10 पावर -2 और ये है 10 पावर -6। -6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +6, तो हमारे पास पावर रह जाएगी 10 पावर 4। अब देखिए क्या करना है, लॉग आ जाएगा ये सारी वैल्यू का, लॉग है हमारे पास, आई एम गोइंग टू इरेज इट। अभी यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ ये सारा किस तरह से रहेगा और क्या फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 4 इंटू 10 पावर 4। क्या चीज़ यहाँ हम इसे लिख लेते हैं, ई सेल is equals to 1.05 minus 0.0591 divided by 2। अब देखिए log है यहाँ पे complete value 4 into 10 power 4 का means we are taking log of AB, we are taking log of AB। अब फॉर्मूला क्या है log of AB का, log of AB का फॉर्मूला रहता है log of A प्लस log of b। यहाँ a क्या है हमारे पास 4 एंड b क्या है 10 पावर 4, तो हम क्या लिखेंगे 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log of 4 प्लस log of 10 पावर 4। अब यहाँ आगे log of 10 पावर 4, एक और फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। जब हो हमारे पास log m पावर n, मतलब किसी वैल्यू का log और उस जो वैल्यू का है उसकी समथिंग कुछ आगे फर्दर पावर है, देन फॉर्मूला रहता है n log m। अब यहाँ पे m क्या है 10, 10 की पावर कितनी है 4, मतलब वो n है, तो जो भी पावर है वो सामने आ जाएगी। तो क्या है हमारे पास, वी हैव log 4 प्लस 4, देखिए log 10 पावर 4, पावर सामने आ जाएगी, पीछे रह जाएगा log 10। 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log 4। देखिए log 4 की वैल्यू हमें गिवन है 0.6020 प्लस, अब log 10 जो है log 10 की वैल्यू रहती है 1, log 10 इज 1, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 4। व्हाट वी विल हैव 4.6020। देखिए अब हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज ले आए हैं। जब इन वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है log 4 की, देखिए लॉगरिथम वैल्यूज जो हैं ये आपको एग्जाम्स में गिवन रहती हैं,
जैसे कि यहाँ पे गिवन है log 4 की वैल्यू। अगर वैल्यूज़ गिवन ना हो उस टाइम पे आप log टेबल यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। अ कॉपर सिल्वर सेल इज सेट अप, द कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन इन इट इज 0.10 molar. The concentration of silver ions is not known. The cell potential measured is 0.422 volt. Determine the concentration of silver ions. तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक कॉपर सिल्वर सेल सेटअप किया गया है जिसमें जो कॉपर आयंस हैं, कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन आपको गिवन है दैट इज 0.10 मोलर। एंड उन्होंने कहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सिल्वर आयंस की वो हमें पता नहीं है, और ये कंसंट्रेशन जो कि हमें नहीं पता उसी कंसंट्रेशन को हमें फाइंड करना है, डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस। साथ ही हमें गिवन क्या है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल जितना भी है वो हमें गिवन है दैट इज 0.422 वोल्ट्स। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या रहती है, EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, अब देखिए फिर से टेम्परेचर हमें गिवन नहीं है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर यहाँ पे, तो अगेन हम उसे 298 केल्विन ही अज्यूम करेंगे एंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ई सेल की जो EMF है या सेल पोटेंशियल है वो हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 0.422 वोल्ट। सो ये हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है ई सेल की। देन ई नॉट सेल हमें गिवन नहीं है, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। And then what else we have, 0.059 that's a constant divided by n. Number of electrons definitely हमें देखने होंगे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और देखिए यहाँ हमें कोई सेल रिएक्शन गिवन नहीं है, हमें सिर्फ कॉमनली बताया गया है कि कॉपर एंड सिल्वर सेल जो है सेटअप किया गया, वो हमें एक इक्वेशन कह लीजिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ गिवन नहीं है। Then what else we have? Logarithm we have to take to the concentration of products divided by the concentration of reactants. तो पहले हमें ये भी श्योरिटी लानी होगी कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो देखिए मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें अभी डिटेक्ट करनी है, देन हम उन सभी चीज़ों को इस वैल्यू में, इस पूरे फॉर्मूला में फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ई नॉट सेल नहीं पता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कह लीजिए चाहे, ये हमें नहीं पता। बट वी नो दैट कि जो ई नॉट सेल है इसका फॉर्मूला रहता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस फॉर्मूला को ही हम अप्लाई करेंगे हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो देखिए अभी चीज़ क्या है, हमें कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन तो गिवन नहीं है जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकें कि क्या हमारे लिए कैथोड वर्क करेगा और क्या हमारे लिए एनोड वर्क करेगा। तो अभी देखिए इस टाइम पे हमें गिवन क्या है, ई नॉट वैल्यूज़ गिवन है सिल्वर एंड कॉपर के केस में। तो यहाँ से हम बहुत सारी वैल्यूज़ डिटेक्ट, बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमें गिवन क्या है कि ई नॉट फॉर सिल्वर इज प्लस 0.80 वोल्ट एंड ई नॉट फॉर कॉपर इज पॉजिटिव 0.34 वोल्ट्स। अब देखिए जब भी हमने हमारे लास्ट लेक्चर में सेल पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो सेल पोटेंशियल है दो तरह का रहता है, एक रहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रहता है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप याद करें दोबारा से, अगेन कॉपर की ही हमने
एग्जाम्पल ली थी उसमें भी, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था कॉपर का वो था -0.34 वोल्ट्स, जबकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.34 वोल्ट्स। मीन्स जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यूज़ कितनी रहती हैं, किस तरह की वैल्यूज़ रहती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़। अब देखिए यहाँ पे भी कॉपर के केस में हमें पॉजिटिव वैल्यू गिवन है +0.34 वोल्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट ये जो है कॉपर ई नॉट वैल्यू है जो कॉपर की हमें गिवन, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ये जो हमें गिवन है दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह से जो सिल्वर है, सिल्वर की वैल्यू भी हमें पॉजिटिव में गिवन है, तो इसलिए ये सिल्वर का भी क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें गिवन है सिल्वर एंड कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। पोटेंशियल मींस कि किस हद तक वो रिड्यूस हो सकते हैं। अब देखिए जो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.80 वोल्ट्स और जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.34 वोल्ट्स। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, बड़ा कौन है वैल्यू में, 0.80। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए दोनों की वैल्यूज हमें रिडक्शन पोटेंशियल की गिवन है। बड़ी वैल्यू है 0.80 वोल्ट, दैट इज द वैल्यू फॉर ई नॉट वैल्यू फॉर सिल्वर। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा हो गया इस टाइम पे, सिल्वर का। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो क्या मीनिंग रहेगा, जो सिल्वर है सिल्वर की टेंडेंसी रहेगी रिड्यूस होने की। सिल्वर विल हैव मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो किसकी ज़्यादा है, सिल्वर की। अगर सिल्वर रिड्यूस हो रहा है इस समय तो कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज। सो इन कंपैरिजन हम क्या कह सकते हैं, इन कंपैरिजन टू सिल्वर कॉपर हैज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि देखिए दोनों रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा रहेगी। अब अगर एक रिड्यूस हो रहा है, एक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है दूसरे से, तो डेफिनेटली जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है उसे क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन चलेगा, जब एक रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज होना है, तभी जो सेल है वो वर्क करेगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखिए दैट अभी इस टाइम पे जो सिल्वर है उसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की और जो कॉपर है सिल्वर के कंपैरिजन में क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन कब होगी, जब होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से रिडक्शन का मतलब क्या रहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या होगा, जो सिल्वर है सिल्वर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। हम क्या कह सकते हैं, जो सिल्वर है Ag, राइट, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, जबकि जो कॉपर है उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। तो कॉपर से स्टार्ट करते हैं। अगर है कॉपर सॉलिड, ये कन्वर्ट होगा कॉपर टू पॉजिटिव में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या हो रही है कॉपर की ऑक्सीडेशन, जो हम इनके गिवन ऑन ई नॉट वैल्यू से हम लोगों ने यहाँ पूरा का पूरा कंक्लूड किया है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 सिल्वर ऑयंस, 2 Ag पॉजिटिव आयंस, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, 2 Ag सॉलिड। अब यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या हुआ, दैट सिल्वर इज अंडरगोइंग रिडक्शन। अब इसी का अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा,
ये तो कॉमन है, दोनों साइड पे नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, इट गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने कि जो सिल्वर ऑयंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज अननोन, लेकिन जो कॉपर 2 पॉजिटिव ऑयंस है, कॉपर ऑयंस है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.10 मोलर। अब देखिए ये हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख लिया ना, अब इस ओवरऑल रिएक्शन से कंक्लूड करना इजी हो गया कि हमारे लिए प्रोडक्ट्स कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट साइड पे कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑयंस, और रिएक्टेंट साइड पे कौन है हमारे पास, सिल्वर पॉजिटिव ऑयंस। तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन लिख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स क्या है। एक बार देखिए इस चीज को, then I am erasing from this side. अब देखिए यहाँ से हमें क्लियर है कॉपर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे कॉपर की अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इट विल बी वर्किंग एज एनोड, एंड सिल्वर की हो रही है रिडक्शन, तो सिल्वर विल बी वर्किंग एज कैथोड। डन। नाउ फिलिंग इन द वैल्यू, ई नॉट सेल किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड क्या है अभी हमारे पास 0.80 वोल्ट्स, माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड, अब एनोड कौन है यहाँ पे, कॉपर वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 0.34 वोल्ट्स। 0.80 वोल्ट्स में से 0.34 वोल्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 0.46 वोल्ट्स। तो ये हमारे पास ई नॉट सेल आ गया, वी हैव द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। अब इसके बाद देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, कॉपर इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिल्वर इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, द वैल्यू ऑफ n विल बी 2। सो आई होप यू वुड हैव नोटेड डाउन। तो अभी मैं यहाँ से भी इरेज कर रही हूँ। तो देखिए क्या है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ एक्सचेंज चल रहा है, इन्हीं वैल्यूज को फिल इन करेंगे। अब देखिए ई सेल की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.422 इक्वल्स टू ई नॉट सेल हमने फाइंड किया 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, लॉग concentration of products divided by concentration of reactants। क्या है products आपके पास अभी इस टाइम पे, what are the products are you having now, just think for it। so देखिए अभी हमने डिस्कस किया है सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे आपके पास है कॉपर आयंस, तो यहाँ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी 0.10 मोल, डिवाइड करेंगे उसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ, रिएक्टेंट साइड पे आपके पास है सिल्वर पॉजिटिव आयंस, तो यहाँ कंसंट्रेशन रहेगी सिल्वर पॉजिटिव आयंस की। अब देखिए जो सिल्वर पॉजिटिव आयंस हैं उनका कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पावर में भी कितना आ जाएगा 2 हमारे पास। अब इन वैल्यूज को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0295 log 1.10 divided by concentration of silver positive ions square it is। Now what we should do, we should take this negative value to the other side so that we get a positive result, 0.0295 log 0.10 divided by silver positive ions concentration whole square। Now from 0.0295
0.46, 0.422 will be subtracted. So let me just erase from this side. अब देखिए क्या है हमारे पास 0.0295 log 0.10 divided by silver positive ions concentration whole square. It is equals, now what we should do, 0.46 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.422. So what you will get, 8 we get here, 5 and 3 and 0. So we will get 0.038. 0.038. Now keeping this thing here, log 0.10 divided with Ag positive square, 0.038. This value 0.0295, it will be divided, and upon solving these two, means upon dividing 0.038 with 0.0295, you will get 1.2881, right? So this is the thing you are having now. Now what we should do, ये देखिए लॉग है इस साइड पे, जब लॉग दूसरी साइड पे जाएगा वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.10 डिवाइडेड विथ Ag positive ions concentration square equals to anti-log of 1.2881. So what is the value of anti-log given to us? See, we are given with the value. This is 19.41. 19.41. This is the value for anti-log, right? So next देखिए, अब सिल्वर पॉजिटिव आयन स्क्वायर, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया 0.10 divided with silver positive ions whole square, it is equals to 19.41. So देखिए हमें सिल्वर पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे एंड वी विल हैव 0.10 divided by 19.41, it will be equals to silver positive ions whole square. अब यहाँ पे है होल स्क्वायर, राइट? अब अगर हमें सिल्वर पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है तो यहाँ से जो स्क्वायर है उसे रिमूव करना पड़ेगा, जो कि इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट. तो वैल्यूज़ को सॉल्व करने पे आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट फॉर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, जो कि हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है. तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया नर्स्ड इक्वेशन एंड सॉल्व किए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें.